नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आपके साथ खुशबू खान और उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बने क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर राजीव गांधी के जन्मदिन से पहले SC/ST कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ स्टेडियम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजकुमार ने त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस स्टेडियम को करोड़ों की लागत से एक धरोहर के रूप में विकसित किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है और बिल्डिंग खराब हो रही है, कुर्सियां बेकार हो चुकी हैं। अगर सरकार इस और जल्द ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। SC/ST कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। राजीव गांधी स्टेडियम की बदहाली को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया। त्रिवेंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि स्टेडियम में खराब चीजों को अगर दुरुस्त नहीं कराया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आए। त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी दी है और ये उनको चेतावनी देते हुए त्रिवेंद्र सरकार को कहा है कि अगर स्टेडियम की जो खराब व्यवस्था है उसे दुरुस्त नहीं कराया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। SC/ST कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं राजीव गांधी स्टेडियम की बदहाली को लेकर नाराज नजर आए। त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी भी दी इस दौरान और कहा है कि राजीव गांधी स्टेडियम को अगर दुरुस्त नहीं कराया गया, जो व्यवस्थाएं यहां पर पाई जा रही हैं, अगर ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं तो हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन सड़क पर उतरकर करेंगे। राजीव गांधी स्टेडियम की बदहाली को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आए। त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है, स्टेडियम में खराब चीजों को दुरुस्त कराए सरकार, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। SC/ST कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये प्रदर्शन है और इसी के साथ तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया। मुंह पर मास्क लगाकर नारेबाजी करते हुए ये तमाम कार्यकर्ता नजर आए। राजीव गांधी स्टेडियम ठीक करो के नारे के साथ त्रिवेंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि स्टेडियम पहले सही था, करोड़ों की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब जो है त्रिवेंद्र सरकार में कोई कार्य नहीं कराया गया है, जिस वजह से स्टेडियम बदहाल अवस्था में, बदहाल व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगर इसे दुरुस्त नहीं कराया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। एक धरोहर के रूप में प्रदेश सरकार ने ये स्टेडियम बनाया था। आज इस स्टेडियम की इतनी दुर्दशा हो रही है कि अंदर स्टेडियम के अंदर बड़ी बड़ी घासें उग गई हैं, कुर्सियां जो लगी हुई हैं वो टूट रही हैं, कीचड़ भरा हुआ है और जो घासों का रखरखाव स्टेडियम का जिस प्रकार होता था नियम अनुसार वो कोई नहीं कर रहा है। आज सरकार बिल्कुल सो रही है और इतना पैसा स्टेट सरकार ने लगा दिया था उसको बदहाल कर रहे हैं। ये तो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम यहाँ बना, आज उत्तराखंड की शान थी, आज उसको उन्होंने कीचड़ के मलबे पे ढेर कर दिया है। सरकार सोई गूंगी बहरी सरकार है, उसको जगाने के लिए आज हमने यहाँ धरना दिया है कि स्टेडियम जो खेल प्रेमियों के लिए एक देन थी और उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं उनको ये भी एक सौगात थी, उसका आज बदहाली पे ये हाल कर दिया है। पिछले 3.5-4 साल हो गए हैं कि स्टेडियम का दुर्दशा जो हो रखी है ये बहाली आ सकता है, तो इसी को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन करा है और बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में हर रोज देश और प्रदेश की हालत नाजुक होती जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को मास्क पहनने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों को पालन करवाने के कई बार सख्त निर्देश दिए, लेकिन जब रुद्रप्रयाग जिले के विकास भवन में हमारी टीम ने इसका रियलिटी चेक किया तो यकीन नहीं होता कि इस तस्वीर सामने मिलने के बाद विकास भवन के अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी बिना मास्क ही अपने ऑफिस में बैठे जनता से मिल रहे थे। यानी सरकार जिन अधिकारियों के भरोसे इससे निपटने के दावे कर रही है वो अधिकारी खुद इसमें पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं जिन्हें ये काम दिया गया है, जिन्हें समझाया गया है, जिनके कंधों पर
ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी आगे काम करें। लेकिन यही जो है सरकार के आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विकास भवन की हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमारी टीम जब रियलिटी चेक करने पहुंची तब कैमरा देखकर इन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। कैमरे के आगे इन अधिकारियों की पोल खोल गई कि किस तरह जो है ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के अपने कार्य कर रहे हैं। हालांकि सरकार इन्हीं के भरोसे बैठी है, इन्हें समझा रही है कि मास्क लगाएं और लोगों को समझाया कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन तस्वीरें उसके उलट ही नजर आ रही हैं। कैमरा देखकर घबरा गई अधिकारी और कैमरे के सामने जो है मास्क लगाने लगे। पब्लिक पब अच्छा है। इसमें अच्छा, गर्मी लगती है ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए उतार देते हैं। तो गर्मी के कारण नहीं पहनते, गर्मी के कारण नहीं पहना है। मास्क पहना था, थोड़ा जरा फोन में बात कर रहा था ना, हाँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए निकाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको मतलब लगता नहीं कि काफ़ी लापरवाही हो रही है? लापरवाही तो हुई, खैर पर हाँ, मैं थोड़ा फोन में बात कर रहा था, इसलिए थोड़ा असल में मेरी दिक्कत ये भी ना, ये मेरे मुंह पे घाव हो गए हैं और मैं मास्क ज़्यादा देर तक रखता हूँ हाँ। तो उसमें दर्द होता है जी। सॉरी सर, वो अभी निकाला था क्योंकि सर दर्द और सफोकेशन हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा अभी जस्ट निकाला ही था। हाँ हाँ मेरा हो गया था। हाँ, इतने आपके कार्यालय में भीड़ लगी है, उसके बावजूद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क तो सारे ही लोग पहने हुए हैं। हमारे पास मुझे तो बोलने के लिए थोड़ा नहीं, और लोगों के भी मास्क नहीं पहने हुए, सबके नीचे लटकाए हुए थे जिन लोगों के। तो क्या आपको नहीं लगता है खतरनाक हो सकता है? तो क्या क्या कहेंगे सर आप? नहीं, क्या तो अपने नहीं देगा, ये थोड़ी सी देर के लिए चलेगा। तो सर बैठक बिना मास्क के हो सकती है? ये प्रवासियों की है, प्रवासियों के लिए। अच्छा, प्रवासियों के लिए बैठक। हमारे विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, मेरी तरफ से तो यही निर्देश है कि उसको गाइडलाइन को जो है पूरा जो अक्षर कहा है उसका पालन करना है। यही हमारा एक बचाव का तरीका है, क्योंकि कोविड एक बहुत ही भयंकर महामारी है जैसे विश्व में चल रही है। तो बचाव के लिए मैं पूरा निर्देश है, प्लस लगातार अपने ऑफिस में सैनिटाइज कराता हूँ और प्लस सभी कर्मचारियों को निर्देश है, जो कुछ लोग मास्क लटकाए रहते हैं उनको मैं अवगत कराता हूँ कि भाई मास्क रेगुलर पहनिए और अपना सोशल डिस्टेंस जो भी है वो पालन करिए। मास्क रखा मैंने, मास्क पहनते हैं बस। मेरा था किसी समय थोड़ा लंबे समय से काफ़ी थोड़ा मुझे थोड़ा त्रास होती दूसरी बात तो भाई रात में काफ़ी लोग आ रहे थे, इतने जो क्लोज आ रहे हैं अदरवाइज ऐसा होता है मास्क पहनो। मतलब हम लोग क्लोज आ रहे हैं? हाँ, जो अदरवाइज ऐसा नहीं मास्क पहनते जो पहन इस समय हो जाता थोड़ा। तो हमने आपको विकास भवन की तस्वीरें दिखाई और ऐसे कर्मचारियों के भरोसे क्या सरकार बैठी है जो खुद ही रूल्स का पालन नहीं करे? क्या ये ऐसे विकास करेंगे? आशा करते हैं कैमरे के सामने आने के बाद इनमें कुछ तो अकल आई होगी और अब मास्क लगाकर बैठेंगे ताकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। खबर दून से आ रही है। दून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अब लखनऊ भी कनेक्ट हो जाएगा। आगामी 25 अगस्त से दून, बता दें कि दून टू लखनऊ के लिए हाईवे सेवा की शुरुआत की जा रही है। इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इंडिगो एयर कंपनी इस हवाई सेवा की शुरुआत करेगी। अब तक दून से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पंतनगर के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि पैसेंजर्स का मूवमेंट बढ़ा तो फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उसमें भी इजाफा हो सकता है। कोरोना संक्रमण का असर एयरपोर्ट समेत फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। हालांकि दून एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होने के बाद धीरे धीरे पैसेंजर्स के फ्लो के साथ फ्लाइट्स की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद शुरुआत में सीमित संख्या में केवल दिल्ली के लिए दून के जॉली ग्राउंड से हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब तक दून एयरपोर्ट से 6 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। लखनऊ के लिए आगामी 25 अगस्त से नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार पैसेंजर्स की संख्या सीमित होने के कारण फ्लाइट्स के मूवमेंट में इजाफा नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण कोरोना संक्रमण माना जा रहा है और एक एयरवेज के मुताबिक दून से लखनऊ के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट को लखनऊ पहुंचने का वक्त 7:25 का है, पर यहाँ पर रवानगी का जो वक्त है वो शाम 6 बजे होगा। यह सेवा हफ्ते में केवल 3 दिन तक चालू रहेगी।
सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर साल मई महीने के दौरान खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया है। जाहिर है कि चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से विचार विमर्श के बाद हेमकुंड की यात्रा 4 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर उत्तराखंड के बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड का टेस्ट कराना जरूरी होगा। तो यात्रा के दौरान गुरुद्वारों में शारीरिक दूरी, मास्क पहनना एवं कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। 4 सितंबर से खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, लेकिन इस दौरान कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए हैं कि 72 घंटे पहले टेस्ट कराना होगा, इसी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये तमाम जो एहतियातन तौर पर ये नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, इसका पालन करना बेहद ज़रूरी होगा, तभी यात्रा कर सकते हैं। सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे कपाट और श्रद्धालुओं की यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। लेकिन इससे पहले जब अगर यात्रा पर आना है तो 72 घंटे पहले टेस्ट कराना होगा, कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी जो है यात्रा में शामिल होने की अनुमति सरकार दे पाएगी। और इसी के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा, वहीं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और यात्रा की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे बड़ा हादसा होने से एक टल गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर आए मलबे से मार्ग बाधित हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया, लेकिन लगातार आ रहे मलबे के चलते विभाग को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारी भूस्खलन के बाद से मलबा क्योंकि सड़क पर आ गया, सड़कें बाधित हो गई और वाहनों की दोनों ओर से लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, जिसके बाद जेसीबी की मदद से वहां पर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही और लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया है। जोशीमठ ब्लॉक के आरोसी गांव के लोगों ने सरकार को आईना दिखाते हुए अपने संसाधनों से कल्प गंगा पर वैकल्पिक पुल बनाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। करीब उर्गम घाटी के आधा दर्जन गांव की लाइफ लाइन इस पुल पर निर्भर करती है। 11 अगस्त को भारी बारिश से ये पुल बह गया था। आरोसी गांव का ये पुल बह गया। ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से 7 दिन में ये पुल लकड़ी के जरिए बना लिया, अस्थायी पुल बनाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुल के दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सरकार के ये जो बड़े बड़े वादे होते हैं सब कागजों तक सीमित रह जाते हैं। जब लोगों की ज़रूरत होती है तो धरातल पर व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती हैं। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि ये जब लोगों ने खुद से लकड़ी का पुल बना लिया तो सरकार को, प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि जिस तरह से पुल बना है ये कभी भी इसकी वजह से हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार की नींद है कि टूटती नहीं, प्रशासन की नींद है कि टूटती नहीं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है और भुगत सकते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सवाल बनता है, क्योंकि लकड़ी से पुल बना हुआ है, कितना मजबूत है ये नहीं पता। अगर ये पुल टूट जाता है और इसकी वजह से कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन साफ तौर पर इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से नुकसान हुआ है और सेरसी और फाटा में घरों और दुकानों में और होटल्स में पानी भर गया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे में बता दें कि 5 जगह से ये टूट गया और पुल बह गया। कई लोगों के घरों में
पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। घर का सामान जो है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया और सामान जो रखा था वो पूरा सामान जो है खराब हो गया, बर्बाद हो गया। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लेकिन जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बारिश से पहले कि इस बार कोई नुकसान नहीं होगा लोगों को, तो ये उन दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक बार फिर से जो है पानी आ गया, जिस वजह से लोगों के घर में ये पानी घुस गया, लोगों का सामान बर्बाद हो गया। एक हादसा होने से टल गया है, लेकिन जिस तरह से ये पानी लोगों के घर में घुस गया है, कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। हरिद्वार में गंगा ने पार किया खतरे का निशान। लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से गंगा उफान पर आ गई है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है। कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि चौकी पर कर्मियों की कर रही है तैनाती और अलर्ट पर कर दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गंगा उफान पर है और लोगों के घरों में, दुकानों में, होटल्स में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी पानी से गुजर कर अपना गुजर बसर करने के लिए लोग मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और ज्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। जलस्तर गंगा का और बढ़ सकता है और ऐसे में जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। हरिद्वार में गंगा ने खतरे का निशान पार कर लिया है और 48 घंटों में और ज्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है। जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पहले ही लोगों को परेशानी हो रही है और ज्यादा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन को जो है अलर्ट पर रहने की जरूरत है। प्रशासन को उचित कदम उठाने की जरूरत है। डोईवाला में हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि किसानों के घरों और खेतों में पानी भरा हुआ है। हालात का जायजा लेने शासन प्रशासन के लोग प्रभावी लोगों के घर पहुंचे और अधिकारियों ने लोगों को जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया है। डोईवाला में बारिश से हालात बिगड़ गए। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों के घर में पानी घुस गया और सामान बर्बाद हो गया है, बर्बादी के कगार पर आ गए हैं, उनको भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दो दिन से हो रही बारिश के चलते रुड़की पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश को लेकर नगर निगम से बता दें व्यवस्था जो की थी, वो व्यवस्था की पोल खुल गई है। कोई व्यवस्था यह नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से लोगों में मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ भारी रोष बना हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है गलियों में, सड़कों पर पानी भर गया है। नाले जो है जाम हो गए हैं। पानी जो है लोगों के घरों में जाने लगा है और इसी पानी से गुजर बसर करना पड़ा। पानी से गुजर के लोगों को अपनी दिनचर्या चलानी पड़ रही है। इसी को लेकर अब लोगों में संबंधित अधिकारियों को लेकर और मेयर को लेकर रोष बना हुआ है। तो एक खबर चमौली से आ रही। चमौली के पास बना बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने पर रास्ता बंद हो गया है। सड़क पर लोगों ने बता दें कि यहां पर जाम खुलवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। सड़क पर जाम लग गया और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारी बारिश के कारण जो है मलबा सड़कों पर आ गया, सड़कें जाम हो गई, आवागमन जो है बाधित हो गया। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान क्योंकि दोनों ओर से सड़क के लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई, इस वजह से लोगों का काम भी बाधित हुआ। लोगों को अपने काम पर देरी से जाना पड़ा और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार के कनखल थाना में 2 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों कोरोना को लेकर दहशत बनी हुई है। कनखल थाना अध्यक्ष विकास भारद्वाज का कहना है कि थाने के सभी पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद थाना परिसर को सील किया जाएगा, नहीं तो रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा।
टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के मालूपानी निवासी दिनेश प्रसाद लखेड़ा के परिवार को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों के जरिए परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, जबकि शिकायत के बावजूद प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। पीड़ित दिनेश का कहना है कि अगर उनको या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं पूर्व मंत्री नैथानी ने इसको सरकार की नाकामी करार दिया है। तो सरकार है कि जब मैंने जिलाधिकारी मोदी को भी सूचना दे दी थी और मैंने शासन प्रशासन को भी इसकी फोटोकॉपी भेजी थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पहले कानून गो जो रहा संपत सिंह कठेत रहा, जो आज वर्तमान में जो है देवप्रयाग में है, जो तहसीलदार बना हुआ है, और विधायक विनोद कनारी को भी मैंने इस पत्र को दिया कि इसमें जांच कर दी जाए, पर विनोद कनारी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में कुछ ध्यान नहीं दिया विनोद कनारी ने, क्योंकि ये ऐसे शरारत लोग जो है गरीबों को मरवा सकते हैं। धनी है, सेठ है, गरीबों का शोषण हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, लेकिन वर्तमान में मेरी विधानसभा के अंतर्गत मालूपानी एक जगह है और वहाँ पे एक दिनेश लखेड़ा जी हैं जो वहाँ पर बिल्कुल सड़क के पास रहते हैं। उनकी 7 बेटियाँ हैं। उनको एक धमकी भरा पत्र दिया गया और जिसमें यहाँ तक कहा गया कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मार देंगे। इस प्रकार की बात उठनी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आज उस व्यक्ति ने वहाँ पर एसडीएम को लिख के दिया, वर्तमान विधायक जो वहाँ पर हैं उनको लिख करके दिया और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, जैसे हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया है, हम लोगों ने तहसील प्रशासन को इस बारे में सूचित किया है, क्योंकि ये राजस्व क्षेत्र का मामला है। इस वजह से इसमें तहसील प्रशासन द्वारा ही कार्यवाही की जानी है। हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट मंगाई है, एसडीएम को निर्देशित किया गया है और इसमें तत्काल हम लोग कार्यवाही करेंगे। तो सरकार है कि जब मैंने डोईवाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ने CSR योजना के तहत ऋषिकेश एम्स को कैंसर यूनिट रेडिएशन मशीन दी है, जो कैंसर मरीजों की जांच में काम आएगी। हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऋषिकेश एम्स के निदेशक के साथ मिलकर मशीन को अस्पताल में स्थापित की गई है। तो वहीं प्रदेश में गरीब, कमजोर और दलित समाज पर बढ़ रहे अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ जिले के दलित समाज के लोगों ने आक्रोश जताया है। वरिष्ठ दलित नेता इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में सभी दलित समाज के लोगों ने प्रदेश सरकार के बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग की है। और इस मौके पर इंद्रपाल आर्य ने बीते दिनों बिंदु खत्ता में हुई घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में दलितों का उत्पीड़न और वंचित वर्ग की जमीन पर कब्जा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और मैं पीछे हटूंगा नहीं। मेरी यही मांग है कि नतीजा अच्छा है, इसलिए मैं भी जुड़ा हूँ और लगा पड़ा हूँ इससे। आगे क्या मांग करेंगे शासन? आगे अच्छा कुछ हो अपने लोगों के लिए, आइंदा ये शब्द किसी को जवाब में ना आए, मेरी मांग ये है। कानून ने अपना काम कर दिया है, फिर भी पैसों में संतुष्ट है कानून देखो बहुत ढील से काम कर रही है और अभी कोई नतीजा बीच में आया नहीं है। और जो औरत सुबह रखा था शाम को छोड़ दिया गया, उसकी जानकारी हमको नहीं है क्यों छोड़ा उसको। हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास लेडीज़ का शाम को रखने का ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद कोई कार्रवाई आगे हुई नहीं है। आगे क्या मांग करना चाहेंगे? आगे कार्रवाई हो। तो सितारगंज ग्राम प्रधान संगठन ने विकासखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में हर घर नल, हर घर जल जीवन मिशन के तहत निर्माण योजनाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर ग्राम पंचायतों को
कार्यदायी संस्था बनाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्यदायी संस्थाएं विभागों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से जल जीवन मिशन की योजना निर्माण 18 अगस्त 2020 को होने वाली निविदा को तत्काल रोक के लिए बीते 14 अगस्त को ग्राम प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। ग्राम प्रधानों का कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले पर हल निकालने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। मेरे द्वारा पूरे प्रदेश पर एक ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा अपने अपने ब्लॉक में, जिला अध्यक्षों द्वारा अपने अपने ब्लॉकों में जल जीवन मिशन के तहत जो हम अपनी मांग को लेकर कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो विभागों द्वारा ठेकेदारी प्रथा की जा रही है उसको तत्काल रोका जाए के संबंध में 14 तारीख को मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात देहरादून कार्यालय में की गई थी। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जो 17 तारीख को निविदा जल जीवन मिशन की हो रही है उनको हम रोकेंगे, परंतु कल 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन जो ये निविदा थी उनको नहीं रोका गया और निविदा की प्रक्रिया चालू रखी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में प्रधान संगठन और प्रधानों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा अपने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषण किया गया है, जो हर ब्लॉक द्वारा दिया गया है। उस पर आह्वान किया गया है कि यदि कल 12 बजे तक, कल दिनांक 19 तारीख और 12 बजे तक माननीय उत्तराखंड सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन विभागों को यदि कोई आवश्यक और तत्काल निविदा रोकने संबंधी आदेश नहीं दिया गया तो कल 12 बजे से प्रधान संगठन ब्लॉक स्तर पर 2 दिवसीय तालाबंदी और धरना प्रदर्शन कर